वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 4 दैट इज़ सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। सो सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना, ठीक है। तो अरेंज करना किसको? मटेरियल को ग्रुप्स में। तो कैसे अरेंज करेंगे वही पढ़ना है, किस तरीके से अरेंज करना होता है, किस चीज़ को किस चीज़ में, मतलब कुछ चीज़ें जो सिमिलर होती हैं उनको हम अलग अरेंज करते हैं, कुछ चीज़ें अलग होती हैं उनको अलग से अरेंज करते हैं। तो वो सारा इसमें पढ़ेंगे किस हिसाब से करते हैं, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। We have seen that our food and clothes have so much variety in them, not just food and clothes. There is such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shapes, colors, and uses. सो इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि हमें पता है, हमने देखा है कि हमारे फूड और क्लोथ्स जो होते हैं इनमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। खाने में अलग अलग चीज़ें, कपड़ों में अलग अलग ड्रेसेस, है ना। सिर्फ फूड और क्लोथ्स में नहीं, बल्कि हमारी बड़ी सारी वैसी चीज़ें होती हैं जिनकी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। जैसे हम अपने अराउंड देखते हैं चेयर्स, तो चेयर्स अलग अलग वैरायटी की होती हैं। बुलॉक कार्ट अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग स्टाइल के होते हैं। साइकिल्स, कुकिंग यूटेंसिल जिसमें खाना बनाते हैं वैसे बर्तन, हमारी बुक्स, हमारे क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन और बड़ी सारी चीज़ जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट जो है इनकी अलग शेप होती है, अलग कलर होता है, अलग यूज़ होता है, ठीक है। इन जैसे कपड़े जो हैं वो पहनने के यूज़ में आते हैं, शेप अलग होती है, कलर अलग होते हैं। जो फूड है वो खाने के काम आता है, शेप अलग होगी, टेस्ट अलग होगा, है ना। तो हर एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। वो चीज़ें जो दिखने में गोल दिखती हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। आवर लिस्ट मे इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, orange, and earthen pitcher. Suppose we were looking for objects that are edible, we might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shape objects we just listed out आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। सो जैसे अगर हम आइडेंटिफाई करें कि जो चीज़ें गोल हैं शेप में, उनको आइडेंटिफाई करेंगे तो उनमें हमारी बॉल्स, हमारी रबर बॉल्स, हमारी फुटबॉल्स, ग्लास मार्बल, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ अगर हम खाने वाली चीज़ों में देखें तो एप्पल, ऑरेंज, हमारा जो पिक्चर होता है अर्दन पिक्चर, इसमें पानी वगैरह डालते हैं, ठीक है। तो वो सारा राउंड इन शेप होता है। सो ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी। लेकिन अगर हम खाने की बात करते हैं, एडिबल मतलब जो चीज़ें हम खा सकते हैं, तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में एडिबल की लिस्ट बनाई थी पूरी एडिबल ऑब्जेक्ट्स की। सो वो सारी जो है इसमें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। वैसे ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है जो प्लास्टिक से बनी है, जैसे कि बकेट, हमारे लंच बॉक्सेस, टॉयज़, वाटर कंटेनर, पाइप्स और बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनी है। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो ये बहुत सारे वेज हैं कि ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में हम कैसे बांट सकते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटीरियल दे आर मेड फ्रॉम। अभी तक हमने कौन कौन सा पढ़ा? पहले तो हमने शेप की राउंड दिखती है उनको अलग कर लो, फिर दूसरा हमने पढ़ा कि प्लास्टिक से बनी है उनको अलग कर लो। तो ऊपर जो अभी दो पढ़ी हैं हमने, उनमें एक तो शेप के बेसिस पे और एक तो ऑब्जेक्ट मटीरियल के बेसिस पे हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट किया है। All objects around us are made of one or more material. These material may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think more examples of material? हमारे आसपास हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बनी होती है। ये मटेरियल क्या होता है? या तो ग्लास होता है, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड या सॉइल, इनमें से कुछ भी हो सकता है। सो चलिए आगे एक्टिविटी पढ़ेंगे। 1. लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड स्कूल। अब हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं इकट्ठी करनी है। कुछ चीज़ें वो जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं वो चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे अपने घर से, कुछ चीज़ें हम अपने क्लासरूम से ले लेंगे या स्कूल के बाहर से ले लेंगे। व्हाट विल वी हैव इन
इन अवर कलेक्शन, तो हमारी कलेक्शन में क्या क्या होगा, स्कूल से जो चीज़ें हमने ली होंगी वो क्या होंगी, चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैम्पर, नेल, सोक, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ये हमें घर से मिल जाएंगे. वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन think of but cannot bring to the classroom, for example wall, trees, doors, tractors, road. तो ये हम अपनी क्लासरूम में लेके नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ये सिर्फ हम सोच सकते हैं इनके बारे में. सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. अब इन ये सारी चीज़ें जो इकट्ठी करी हैं, इनमें से जो पेपर और वुड से बनी है उनको सेपरेट कर दो, उनको अलग कर दिया. दिस इज़ वाई वी हैव डिवाइडेड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स, ताकि हम जो इन सारी चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड कर सकें. वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, while the other group has objected that are not made of these materials. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. तो आपको क्या करना है, एक ग्रुप बना लेना है, जो चीज़ें पेपर से या वुड से बनी होती हैं उनको अलग कर लो, कुछ चीज़ें जो इनसे नहीं बनी हैं उनको भी अलग कर लो, और कुछ चीज़ें इस तरीके से सेपरेट करो जो हमारे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है. Let us be a little more systematic. List all objects collected in table 4.1. Try to identify the material that each one is made of. It would be fun to make this a large table, collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friend, teacher or पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल. अब आपको क्या करना है, इसको अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं तो आपको पहले तो लिस्ट बना लेनी है जो भी चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है. फिर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि कौन कौन सी चीज़ किस किस मटेरियल से बनी है. तो ये एक फ़न मतलब एक गेम भी बन जाएगी आपके लिए, और आपने जितनी सारी आपने चीज़ें इकट्ठी की होंगी उसकी एक लॉन्ग आपके पास लिस्ट बन जाएगी, और उसकी आपने इन्फॉर्मेशन निकालनी है. सो अगर ये थोड़ा सा मुश्किल भी है इन्फॉर्मेशन निकालना, हर एक चीज़ का नहीं पता तो कौन सी चीज़ किससे बनी है, तो आप अपने टीचर की, पेरेंट्स की या फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो. जैसे ये देखिए, ये टेबल जो है इसमें पहले लिखा हुआ है प्लेट मतलब जिसको थाली बोलते हैं. ये किसकी बनी होती है, स्टील, ग्लास या प्लास्टिक, इन तीनों में से किसी भी चीज़ की बनी होती है. पेन, तो ये प्लास्टिक या मेटल का होता है. सो इस तरीके से आपको बड़ी सारी लंबी लिस्ट बना लेनी है जो चीज़ें आपके पास में है, और फिर आइडेंटिफाई करना है कि उनमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है उनको बनाने के लिए. आगे है एक्टिविटी 2. टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटीरियल्स. यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटीरियल इन column 1 that are known to you. Now try and think of every objects you know that are made mainly of these materials and listed in the column 2. अब आपको क्या करना है, आपको कुछ मटेरियल ले लेना, जैसे वुड है, लेदर है, पेपर है, प्लास्टिक, कॉटन. अब इनके आगे आपने क्या लिखनी है, जो इनसे चीज़ें बनती हैं. जैसे वुड से चेयर, टेबल, बुलॉक कॉट एंड इट्स व्हील्स, ये सब चीज़ें बनती है. तो मतलब मटेरियल आपको पहले लिख लेना है कौन कौन सा होता है जिनसे चीज़ें बनती है, फिर उनसे क्या क्या चीज़ें बनती है वो टेबल बना लेना है. What do we find from these tables? First, we grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. At times, an object is made of a single material. An object could also be made of many material, and then again, one material could be used for making many different objects. What decides which material should be used for making any given object? It seems that we need to know more about the different materials. जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा कि जो ये दो हमने टेबल करे हैं, अभी तक हमने पढ़ा कि जो चीज़ें हमने अरेंज करी हैं, वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज, कि हम उनको अलग अलग तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं. जैसे कि हमें पता है वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल. जैसे कि हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनी है. तो पहले टेबल में हमने क्या किया था, चीज़ें लिखी थी, फिर उसको बताया था ये किन किन चीज़ों से बनी है. सेकंड टेबल में हमने क्या किया, मटेरियल लिख लिया, फिर हमने बताया कि इस मटेरियल से क्या क्या चीज़ें बनती है. तो इस तरीके से हमें इजीली पता चल सकता है कि कौन सा मटेरियल किस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ होता है, और उसको कैसे हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है. उसके बाद में आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल. हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या आप इस चीज़ को जान के हैरान होंगे क्यों एक टम्बलर जो है वो एक कपड़े के पीस से नहीं बनता है. रिकॉल योर एक्सपेरिमेंट विद पीस ऑफ अ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड. Therefore, would it be able to silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler
is glass, plastic, metal or other such material that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper-like material for cooking vessels. So, अभी ये जो टम्बलर है ये क्यों नहीं बनता है क्लोथ के कपड़े से, मतलब क्लोथ के एक पीस से, कपड़े के एक पीस से या फिर पेपर से, क्योंकि ये पानी को होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए टम्बलर किससे बनता है? जो चीज़ें पानी को होल्ड कर सकती हैं, जो मटेरियल पानी को होल्ड कर सकता है उनसे बनाया जाता है इस टम्बलर को। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. So इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी चीज़ बनाई जाती है वो किस मटेरियल से बनती है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, कि वो उस मतलब प्रॉपर्टीज़ वो होनी चाहिए कि वो वैसा काम कर सके। जैसे टम्बलर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और कपड़े में नहीं होती है। तो कपड़ा मटेरियल जो क्लोथ मटेरियल जो है उसमें प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, इसलिए वो मटेरियल यूज़ नहीं किया जा सकता है टम्बलर बनाने के लिए। ठीक है। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज। अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसे यूजेस के लिए? सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? पहले तो है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब दिखने में। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर एक चीज़ अलग अलग दिखती है। ग्लास अलग दिखता है, वुड अलग दिखती है ना। क्लोथ अलग दिखता है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। आयरन से वुड अलग दिखती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। अब आयरन जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। लेकिन फिर भी आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ ऐसी सिमिलर जो है प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ ऐसी सिमिलर उनमें एक जैसी बात होगी जो लकड़ी में नहीं होगी। ठीक है। सो एक्टिविटी 3 है कलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। आपको अलग अलग मटेरियल की कुछ पीसेस ले लेने हैं, जैसे कि पेपर का, कार्डबोर्ड का, वुड का, कॉपर वायर का, एल्यूमिनियम शीट का या चौक का। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप। अब इनमें से जो जो चीज़ें शाइनी दिख रही हैं, शाइन करती हुई नजर आ रही हैं, उनको अलग ग्रुप में बना लो। नाउ ऑब्जर्व एज अ टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। व्हाट डू यू नोटिस? Does the freshly cut surface of some of these material appears shiny? Include this object also in the group of shiny material. अब आपको आपका टीचर जो है ये सारा मटेरियल जो है इनको 2-2 पीसेस में डिवाइड करेगा। फिर आपको क्या करना है, वो जो फ्रेशली कटेड सरफेस है उसको देखना है कि उनमें से क्या क्या शाइन कर रहा है। जो उनमें से शाइन कर रहा होगा उसको भी आपको क्या करना है, शाइनी मटेरियल वाले ग्रुप में ऐड कर देना है। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्ट्रस इन द other material? Cuts them anyway as you can. Repeat this in the class with as many material as possible and mark a list of those without luster. अब आपको क्या करना है, आपने इसमें नोटिस किया होगा कि ये जो शाइन है, जो लस्टर है, लस्टर मतलब चमक का आना, ठीक है, बाकी मटेरियल्स में वो उसको हम किसी भी तरीके से जैसे हम चाहें उसको वैसे कट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है आपको पूरी क्लास में रिपीट करना है अलग अलग मटेरियल को यूज़ करके, जितने भी पॉसिबल हो पाते हैं। फिर आप उनकी लिस्ट बनाओगे जो विदाउट लस्टर्स है, मतलब जिनमें शाइन नहीं होती। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटीरियल विद द सैंड पेपर टू सी इफ़ इट इज़ लस्टर। आप किसी भी मटेरियल के पीस को काट करके सैंड पेपर जो होता है उसके साथ में उसको रब करिए, ताकि फिर उसके बाद में आपको पता चल सके कि वो लस्टर जो है उसमें दिखाई देता है कि नहीं। उसके बाद में मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। जिनमें वो लस्टर स्टिल होता है, ठीक है, वो होते हैं मेटल्स। उनको क्या बोला जाता है? मेटल्स बोला जाता है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। ये जो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम है, ये किसकी एग्जाम्पल है? ये है मेटल की एग्जाम्पल। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। कुछ जो हैं मेटल्स वो डल हो जाते हैं, वो शाइन नहीं करते, ठीक है। वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनमें वो किसके कांटेक्ट में आगे होते हैं? एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ चुके होते हैं। उसके बाद जो वो शाइन करना बंद कर देते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो आयरन की होती हैं, अगर बाहर कहीं पड़ी रहती हैं, उनमें पानी या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाती हैं तो उन पर रस्ट लगना स्टार्ट हो जाती है, उनका जो लस्ट्रस है, शाइन है, वो ख़त्म हो जाता है। आगे है We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster. जैसे आप कभी अगर आयरन स्मिथ या कोई वैसी वर्कशॉप पे जाते हो जहाँ पे बहुत सारा आयरन है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो फ्रेशली कटेड सरफेस होता है आयरन का, वो बहुत चमकीला होता है, वो बहुत ज़्यादा चमकता है।
एक प्रॉपर्टी आ गई अपीयरेंस की, वो कैसे दिखना चाहिए, वो चमकीला दिखना चाहिए, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस, हार्डनेस मतलब सख्त। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस। जब आप कोई भी मटेरियल को दबाते हो अपने हाथों से, कुछ इजीली दब जाते हैं और कुछ जो है वो दबते नहीं हैं, ठीक है। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द surface of piece of wood, aluminium, a piece of stone and a nail, candle, chalk, any other material or object. You can easily scratch some material while some cannot scratch so easily. आपको क्या करना है, आपको एक आयरन की लेनी है, ठीक है, लोहे की कोई भी चाबी वगैरह ले लो, मेटल की कोई भी चाबी ले लो, उसको स्क्रैच करने की कोशिश करना है किस पे, या तो कोई लकड़ी का पीस या एल्यूमिनियम का पीस या स्टोन का पीस या कोई भी कील ले लो, कैंडल, चौक या कुछ भी मटेरियल ले लो, उस पर उसको स्क्रैच करने की कोशिश करनी है। तो कुछ मटेरियल पे ये इजीली स्क्रैच हो जाएगा और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिन पे ये स्क्रैच नहीं होगा। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। वो मटेरियल जिन पे स्क्रैच पड़ जाएगा या कंप्रेस हो जाएगा वो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, और जिन पे स्क्रैच नहीं पड़ता, डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस होता है, ठीक है, बहुत मुश्किल से वो दबता है, वो होती है हार्ड चीज़ें। फॉर एग्जांपल कॉटन एंड स्पॉन्ज इज़ अ सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड। जैसे रुई जो है और स्पॉन्ज जो है उसको ऐसे हाथों से कंप्रेस करोगे वो कंप्रेस हो जाता है, आयरन को करोगे वो नहीं होता है। तो कॉटन और स्पॉन्ज क्या है, सॉफ्ट है, और आयरन जो है वो हार्ड है। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। तो अपीयरेंस में मटेरियल जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, जैसे कि वो लस्ट्रस होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए, हार्डनेस होना चाहिए, या फिर रफ या स्मूथ होना चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है, वो आती है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ये होता क्या है, पहले हम वो पढ़ेंगे। So collect some samples of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. आपको क्या करना है, कुछ सैंपल ले लेने हैं सॉलिड सब्सटेंसेस के, जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है, चॉक पाउडर है, सैंड है, सॉडस्ट है, ये सब ले लो। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, आपको 5 ग्लास या बीकर ले लेने हैं। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। उनको आपको 2/3 मतलब कि हाफ से थोड़ा ज़्यादा जो पानी से भर लेना है। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। सबसे पहले ग्लास में आपको कुछ अमाउंट शुगर का डालना है, दूसरे में सॉल्ट डालना है। एंड सिमिलरली ऐड अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंसेस। और बाकी के जो सब्सटेंस आपने लिए हैं वो बाकी के बीकर्स या ग्लास में डाल देना है। स्टिर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद द स्पून वाइल वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। अब आपको कुछ देर तक उनको हिलाते रहना है और कुछ देर के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि पानी के साथ में क्या हुआ है। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल। तो आपको क्या करना है, आपको वो ऑब्जर्वेशंस जो आप उसमें नोटिस कर रहे हो वो लिखनी है। जैसे सॉल्ट जो है तो वो सॉल्ट बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा, शुगर भी बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा, सैंड दिखेगा क्योंकि सैंड डिजोल्व नहीं होता, चॉक पाउडर भी दिखेगा क्योंकि ये भी जो है नहीं होगा डिजोल्व, और सॉडस्ट भी दिखेगा। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर। आप देखोगे कि कुछ चीज़ें जो बिल्कुल दिखना बंद हो गई हैं, बिल्कुल पानी में घुल गई हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। तो हम इस ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में बिल्कुल घुल जाते हैं उनको बोलते हैं सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल मतलब घुलना, पानी में जो घुल जाते हैं उनको बोलते हैं सॉल्युबल इन वाटर, जैसे कि आपका शुगर और सॉल्ट आ जाता है। अदर सब्सटेंसेज डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर अ स्टिर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और बाकी के मटेरियल चाहे आप जितनी मर्जी देर तक खिलाते रहो वो दिखना बंद नहीं होंगे। तो इन सब्सटेंसेस को बोलते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में नहीं घुलना। इनसॉल्युबल होता है पानी में नहीं घुलना। Water play an important role in functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? तो अब पानी जो है हमारी लाइफ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में, क्योंकि ये क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करता है। अब आपको बताना ये है कि जो लिक्विड होता है कि वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि पानी भी तो लिक्विड फॉर्म में होता है। सो एक्टिविटी 5 करेंगे। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड्स। आपको ये सारे ले लेना है। विनेगर ऑयल लेना है, लेमन जूस लेना है, मस्टर्ड ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है, कैरोसिन लेना है और बाकी के लिक्विड्स ले लेने हैं। टेक अ ग्लास टम्बलर, आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है। फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, और सबको क्या करना है, आपको हाफ हाफ भर लेना है पानी से। ऐड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड ऑफ दिस
एंड स्टिर इट वेल। आपको एक एक चम्मच जो है जितने भी लिक्विड्स आपने लिए हैं इनका डालना है और अच्छे से हिलाना है। लेट इट स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। अब कुछ समय के लिए उसको ऐसे कि वो रेस्ट पे आ जाए, पानी हिलना बंद हो जाए, वैसे उस पोजीशन में रख देना है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स एज मैनी डिफरेंट लिक्विड एज आर अवेलेबल टू यू। राइट योर ऑब्जर्वेशन। अब आपने वन बाय वन सारे लिक्विड्स डालने हैं पानी में और उसको घोलने की कोशिश करनी है। फिर आपने अच्छे से उनको नोटिस करना है। जैसे विनेगर जो होगा वो पानी में अच्छी तरीके से घुल जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा कि पानी में विनेगर भी डाला था, वो पानी ही दिखेगा। लेमन जूस सेम रहता है, लेमन जूस जो है वो भी दिखना बंद हो जाएगा, वो भी अच्छे से घुल जाएगा। लेकिन मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल जो है वो ऊपर ही दिखेगा हमें अलग से, वो डिजोल्व नहीं होगा। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स विद वाटर। हमने नोटिस किया कि कुछ लिक्विड पानी में बिल्कुल घुल गए, जैसे कि विनेगर और लेमन जूस। सम अदर डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर केप्ट व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। जब पानी को कुछ समय के लिए रहने दिया वो सॉल्यूशन डाल के, वो लिक्विड डाल के, तो वो परत जो है ऊपर ऐसे जम गई, अलग से सेपरेट लेयर दिख रही है कुछ लिक्विड्स की। सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। सो कुछ गैसेज जो वो पानी में सॉल्युबल होती हैं, वेयर अदर आर नॉट। और कुछ गैसेज जो है सॉल्युबल नहीं होती हैं। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट। पानी में भी गैसेज प्रेजेंट होती हैं, जैसे H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स एंड लिव इन वाटर। जो जिंदगियां पानी में हैं, एनिमल्स जो पानी पीते हैं, प्लांट्स, इनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है और पानी में ऑक्सीजन का होना भी बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक वाटर। वो ऑब्जेक्ट जो पानी में तैरते हैं या फिर सिंक कर जाते हैं। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेट्स आउट फ्रॉम वाटर। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद लिक्विड इन एक्टिविटी 5। some of these material that did not mix with water floated to the surface of the water। आपने एक्टिविटी 4 में पढ़ा कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं, पानी में नहीं घुलती हैं, जैसे कि हमारा चॉक था, सैंड थी, ये सारी पानी में नहीं घुली थी। और हमने एक्टिविटी 5 में पढ़ा कि कुछ मटेरियल जो हैं वो जब घुलते नहीं हैं, डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो वो फ्लोट करते हैं, जैसे कि केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल जो है वो पानी के ऊपर ही तैर रहे थे। ठीक है, अदर में तो ये फ्लोट करते हैं। अदर में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। और कुछ होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जैसे रेत और चौक जो था, सैंड और चौक जो था वो नीचे संक हो गया था, पानी के नीचे बैठ गया था। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। वैसे हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स होंगी जो पानी में फ्लोट करेंगी या सिंक करेंगी, डिजोल्व नहीं होंगी। ड्राई लीव्स फॉलन ऑन द सर्फेस ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड में कोई भी पुराने पत्ते, सूखे हुए पत्ते अगर गिर जाते हैं। अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड। अगर आप उसी पॉन्ड में जो है पत्थर भी फेंक, तो पत्थर क्या होगा, संक हो जाएगा और ड्राइड लीव्स जो है वो ऊपर तैरते रहेंगे। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दिस। अगर आप हनी डाल दो, शहद जो है पानी में डालो, तो उससे क्या होगा। बूजो वुड लाइक you to give him 5 examples each of object that float and those that sink in water. What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquid like oil? अब भूजो जो है वो would like you to give him 5 examples, उसको 5 examples दें इन पे जो फ्लोट करते हैं और संक करते हैं। तो जो आपने मटेरियल सेम लिया था उनको टेस्ट करेंगे कि वो फ्लोट करते हैं कि संक करते हैं। सो अगला आता है ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम टू हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, छुपन छुपाई जिसको बोलते हैं। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। तो आप कौन सी जगह ढूंढते हो, वहाँ पे छुपना जहाँ पे दूसरों को ना दिखाई दे। वाई डिड यू सी चूज दोज प्लेस। क्यों चूज़ करते हो वो, ताकि वुड यू हैव ट्राई टू hide behind a glass window, obviously not, as your friend can see through that and spot you। आप एक किसी ग्लास विंडो, खिड़की के पीछे नहीं छुपे होंगे, वहाँ से तो आप इजीली, आपका फ्रेंड आपको जो है वो देख सकता है और आपको स्पॉट कर सकता है। ठीक है, कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स। तो क्या आपको हर एक चीज़ के से दिखाई देता है। दो सबस्टांसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, वो चीज़ें जिनके इर्द आर पार हमें दिखाई देता है, जैसे ये ग्लास होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ग्लास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। जैसे शीशा है, पानी है, हवा है, इनके हमें
आर पार दिखाई देता है। सो ये आते हैं ट्रांसपेरेंट की एग्जांपल्स में। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। दुकान पे जाते हैं कैंडीज़ वगैरह लेने, चॉकलेट्स लेने, तो जिन कंटेनर्स में वो रखी होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं ताकि हम इजीली दिख सकें, सो दैट बायर्स कैन इजीली सी देम आइटम्स, ताकि खरीदने वाला उनको अच्छे से देख सके कि इसमें क्या चीज़ है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, जबकि अगर हम ऐसे सोचें कुछ मटेरियल वैसे भी होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक, इन मटेरियल्स को बोलते हैं ओपेक। जिनके आर पार हम देख सकते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उनको बोलते हैं ओपेक। यू कैन नॉट टेल वॉट इज़ केप्ट इन अ क्लोज वुड बॉक्स, अगर आपके पास एक लकड़ी का बॉक्स है तो आप नहीं देख सकते कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है। अ कार्डबोर्ड कार्टून है, एक कार्डबोर्ड का बना हुआ कार्टून है, ठीक है, यह मटेरियल कंटेनर है जो कार्डबोर्ड से बना है, उसके इर्द गिर्द आप नहीं देख सकते हो। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक, तो लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, ठीक है, ये मेटल से बनी हुई चीज़ें, ये जो है ओपेक मटेरियल होती हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते। Do we find that we can group all the materials and objects without any confusion as they're opaque or transparent? तो क्या हम इन मटेरियल्स को, इन ऑब्जेक्ट्स को किसी भी कन्फ्यूजन से हम अलग कर सकते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से ओपेक हैं और कौन से ट्रांसपेरेंट है। अगली एक्सरसाइज है एक्टिविटी 6 है। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइट बल्ब, मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, not put 2-3 drops of some oil, spread it on the sheet and paper, look again towards the light bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread. Do you find the bulb is more clearly visible than before? अब आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और बल्ब के आगे ऐसे रखिए, उसमें से बल्ब देखने के आपको दिखता है, तो आपको ऐसे बहुत लाइट दिखेगी आपको, पर एक्यूरेट बल्ब नहीं दिखेगा। अब आपको क्या करना है, पेपर पे ऑयल लगाना है, ठीक है, कुछ पोर्शन पे ऑयल लगाना है। अब जिस पोर्शन पे ऑयल लगाया उस पोर्शन से जो बल्ब को देखने की कोशिश करो, तो आपने क्या नोटिस किया कि ऑयल लगाने के बाद आप उसके आसपास, मतलब आर पार जो है वो देख पा रहे हो, बल्ब आपको दिखाई दे रहा है। बट यू कैन सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर, कहाँ से दिखाई दे रहा है कि जो ऑयल, जिस पेपर पे ऑयल लगा था उस पेपर में आपको दिखाई दे रहा है। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, तो क्या बाकी हर एक चीज़ उसके इर्द गिर्द जितनी भी हमें चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी? तो बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली एज नोन एज ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो हमें थोड़ी बहुत दिखाई देती हैं, धुंधली सी, क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें से हमें थोड़ा दिखाई देता है। Remember the oily patch on the paper when we tested for food items for presence of fats that are translucent too, ठीक है। उसके बाद में कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, कि आप कोई और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। पहेली suggest covering the glass of torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether the palm of your hand is opaque, transparent or translucent. आपको क्या करना है, टॉर्च जला के रखनी है, ऊपर आपकी हथेली टॉर्च के ऊपर रख देनी है और स्विच को ऑन कर देना है कि लाइट आए। अब पहेली इसमें जानना चाहती है कि जो ये टॉर्च है, हमारा हैंड जो है वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड the way they mix in water or liquid. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Material can group on the basis of similarities or different in their प्रॉपर्टीज़। सो हमने जैसे कि पढ़ा कि जो मटेरियल होता है वो उसकी अपीयरेंस में अलग दिखता है, कुछ पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, कुछ पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, कुछ पानी में जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं तो कुछ फ्लोट करते हैं, कुछ सिंक करते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं, कुछ ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। तो इस तरीके से हम मटीरियल को क्या कर सकते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंस की, उनकी प्रॉपर्टी में जितनी सिमिलैरिटीज़ हैं या डिफरेंस है उनके बेसिस पे हम उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल, अब हमें क्या ज़रूरत है अलग अलग करने की इनको। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर अवर कन्वीनियंस। एट होम वी यूजुअली स्टोरेज थिंग्स इन सच मैनर दैट सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर
of his shop, all soaps at another, while grain and pulses are stored in the some। अब क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में ये चीज़ें जो है ज़रूरी होती हैं, तो हमने अगर इनको डिफरेंट डिफरेंट किया हो, इनको ग्रुप में डिवाइड किया हो, तो हमें पता होता है कि ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे रखी थी, ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे रखी थी। जैसे कि अगर हम शॉप पे चले जाते हैं तो वो शॉपकीपर ने क्या किया होता है, सोप्स जो है एक तरफ रखे होते हैं, है ना, जितने भी बिस्किट्स होते हैं वो एक तरफ रखे होते हैं ताकि उनको ढूंढने में आसानी हो जाए। देयर इज़ अनदर रीजन वाई वी फाइंड such group useful, dividing the materials in groups make it convenient to study their properties and also observe any pattern in these properties. We will study more about this in higher classes. So यही एक रीज़न है और एक ये भी रीज़न है ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ सकें। तो बाकी इसको जो है नेक्स्ट हायर क्लासेस में और ज़्यादा स्टडी किया जाएगा इस पर। सो इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि हार्ड, इनसॉल्युबल, लस्टर, मटेरियल, मेटल, ओपेक, रफ, सॉल्युबल, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। अब हम पढ़ेंगे हार्ड क्या होता है, वो चीज़ें जो कंप्रेस इजीली नहीं होती हैं, ठीक है, मुश्किल होता है उनको कंप्रेस करना, वो चीज़ें हार्ड होती हैं। जो इजीली कंप्रेस हो जाती हैं वो होती है सॉफ्ट। इनसॉल्युबल, जो पानी में घुलती नहीं है, जैसे कि चॉक, सैंड वगैरह, ये डिजोल्व नहीं होते पानी में। और सॉल्युबल होती हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाती हैं। उसके बाद में आता है लस्टर। लस्टर मतलब चमक, ठीक है, जैसे मेटल्स में शाइन करता है वो, तो उसको बोलते हैं लस्टर। मटेरियल, मटेरियल कोई भी चीज़ जिसको मटेरियल से, क्लोथ है, प्लास्टिक है, वुड है, ये सारी चीज़ें क्या है, मटेरियल में आती हैं। उसके बाद मेटल। सो मेटल क्या है, मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये, और मेटल शाइन करता है, ठीक है, अपीयरेंस में कैसे दिखता है, वो शाइनी होता है, हार्ड होता है। ओपेक, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, जैसे दीवार या लकड़ी की कोई भी चीज़ें। रफ, जो सरफेस रफ होती है, सॉफ्ट नहीं होती है, ठीक है। सॉल्युबल, जो पानी में इजीली घुल जाती है। ट्रांसल्यूसेंट, जिसके इर्द आर पार हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्लियर चीज़ें, क्लियर विजन नहीं होता है। और ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम अच्छे से देख सकते हैं, जैसे कि मिरर, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स से, बाकी इसकी ये कुछ समरी है और कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं ये मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊँ तो आपको कमेंट बॉक्स में उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसकी अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।